Yes, students. Now we are going to start our revision of chapter number 1. ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है. चैप्टर नंबर 1 है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का मतलब क्या है? मैटर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैटर द सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना. ये दो बेसिक कैटेगरीज होती हैं जिनको फुलफिल करना चाहिए किसी भी सब्सटेंस को मैटर की कैटेगरी के अंदर आने के लिए. ठीक है. उसका एक खुद का एक मास होना चाहिए और स्पेस उसको घेरना पड़ेगा. ठीक है, तभी वो मैटर कहला सकता है. ठीक है. अपने आसपास हम इस तरह के बहुत सारे मैटर्स को देखते हैं. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल आपका ट्री, एयर, डस्टबिन, बेंच, क्लासरूम, एवरीथिंग, है ना. एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर. ठीक है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर. ठीक है. और अपने सराउंडिंग्स में हम लोग इन चीजों को देखते हैं, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को यहाँ पे आज स्टडी करने जा रहे हैं. दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग. ठीक है. आई होप आप सबको ये बात क्लियर हो गई कि इस चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है. ठीक है. अब मैटर के ना अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है ना. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी मैटर को मैटर कहलाने के लिए. ठीक है. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले मैटर्स जो होते हैं दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज. ठीक है. ये इतने स्मॉल होते हैं कि ये मैटर के अंदर भी कोई एक सब्सटेंस आता है जिसे हम पार्टिकल कहते हैं. पार्टिकल को एक छोटी से छोटी कैटेगरी के अंदर लिया जाता है बच्चा. यानी कि मैटर आपके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई बीकर है. ठीक है. मैंने इसमें भर दिया वाटर. ठीक है. हमारे पास एक सोल्यूशन होता है. ठीक है. सोल्यूशन से पहले मैं बताना चाहूंगी हमारे पास एक सॉलिड होता है KMnO4. इसे बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट. इसका जो कलर होता है दैट इज डार्केस्ट पिंक. इतना पिंक कलर होता है इसका, इतना डार्क कलर होता है कि आपको दिखने में पर्पल जैसा लगता है. ठीक है. इसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लेकर हम लोग स्पून की हेल्प से, स्पैचुला की हेल्प से इसको डाल देते हैं इसके अंदर. हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये पानी है ना, ये थोड़ी ही देर में अपने आप बिना स्टिर किए ये पिंक कलर का हो जाता है. ठीक है. बिना स्टिर किए पिंक कलर का हो जाता है. इस पिंक कलर के होने का मतलब क्या है बच्चा? कि जो पार्टिकल्स थे ना इस सॉल्ट के, वो आपके वाटर के पार्टिकल्स में सोल्यूबल हो गए, यानी कि घुल गए, मिक्स हो गए. ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स थे वो भी स्मॉल इन साइज थे और जो आपके इस सॉल्ट के सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो भी स्मॉल इन साइज थे, इसीलिए आपस में घुल पाए. ठीक है. अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ कि दूसरे बीकर में मैंने फिर से पानी भरा और अब की बार मैंने इतना बड़ा स्टोन मैंने इसके अंदर डाल दिया. क्या ये स्टोन इसके अंदर सोल्यूबल होगा? क्या ये स्टोन इसके अंदर घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा. क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है दैट इज टू लार्ज. यहाँ पे ये पार्टिकल की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ये एक लंप की फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में है, इसलिए इसका साइज बिग होने की वजह से ये इसके अंदर सोल्यूबल नहीं हो पाएगा. ठीक है बच्चा, समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर स्मॉल इन साइज. ठीक है. ये इसकी प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन जो उसमें मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है दैट इज वेरी, साइज तो हो गया, उन स्मॉल साइज के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होता है. ऑब्वियसली आप ये डायग्राम देख रहे हो बड़े अच्छे से. ठीक है ना. मैंने पहले 100 ml का वाटर लिया, स्पैचुला में थोड़ा सा पिंच ऑफ सोल्ट डाला KMnO4 का, आपका पिंक कलर आ गया. उसमें से 10 ml लेकर नेक्स्ट 90 ml वाटर में ऐड करो, फिर से पिंक कलर होगा बट लाइट पिंक कलर होगा. सेम प्रोसीजर को फॉलो करिए, फिर और लाइट पिंक कलर होगा, देन फिर और लाइट पिंक कलर होगा. अगर इसे आप फर्दर कंटिन्यू करते हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको पिंक कलर दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर पिंक कलर होगा, लेकिन वो इतना स्मॉल साइज है पार्टिकल का कि अब आप उसे देख ही नहीं सकती अपनी नेकेड आई से. नेकेड आई का मतलब खुली आंखें, है ना. नेकेड आई का मतलब होता है हमारी खुली आंखों से
हम उन्हें नहीं देख सकते अब, इतना स्मॉल साइज हो गया है अब की बार, ठीक है। और जो ये स्मॉल साइज बार बार घुले जा रहा है पानी के अंदर, इसका क्या मतलब है? ये जो पानी के पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में स्पेस है। अगर ये स्पेस नहीं होगा, अगर ये जगह नहीं होगी, तो कुछ भी पानी के अंदर घुल नहीं सकता। जैसे आपकी हवा है, एयर है ना, आपके चारों तरफ एयर है, उस एयर में आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें रखी हुई हैं, पूरा का पूरा घर रखा हुआ है, आप भी बैठे हो, बेंचेस भी होते हैं, आपके घर का सामान भी रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इतना सारा स्पेस है, इतना सारा स्पेस है कि उसमें कुछ भी समा सकता है। आप कुछ भी रख सकते हो, किस वजह से? स्पेस की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। सेकेंड प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम, हमने ये स्टडी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये तो हमने यहीं पे देख लिया था बच्चा, हमने बीकर में जब पानी भरा था और जब पोटेशियम पर मैग्नेट को डाला था तो हमने स्टिर ही नहीं किया था, उसके बावजूद भी इसके पार्टिकल्स अपने आप ही यहाँ पे मिक्स हो गए। यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये अपने आप मूवमेंट करते रहते हैं, इनको मूव करवाने की जरूरत नहीं होती इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आया समझ में बच्चा? ठीक है, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे इसकी, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस अट्रैक्शन का क्या मतलब है? जब आपने बीकर में पानी भरा था और पत्थर को या पोटेशियम पर मैग्नेट को डाला था, तो क्या पानी के पार्टिकल्स अलग अलग हो गए थे कि एक आधे इधर को आ गए, आधे इधर को आ गए कि आ जाओ भैया पत्थर यहां बीच में बैठ जाओ? ऐसा तो नहीं हुआ ना। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैं वो आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। बीच में स्पेस था तो आके कुछ भी यहाँ पे बैठ गया या घुल गया, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ वाटर सेपरेट नहीं हुए, वो अलग अलग नहीं हो गए। अगर पत्थर, बड़ा सा पत्थर भी डालोगे पानी के अंदर तो पानी तो यही रहेगा ना बेटा, पानी के पार्टिकल्स अलग अलग नहीं होंगे, बस पत्थर बीच में आके बैठ जाएगा और इसको पानी घेर लेगा चारों तरफ से, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स क्या हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। और सिमिलरली पत्थर के पार्टिकल्स से भी अट्रैक्ट कर रखा है, तभी तो वो एक साथ आपस में अटैच्ड है, ये बिखर नहीं गए, बिकॉज ये सॉलिड है, दैट्स वाई। समझ में आया? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे आपको डायग्राम दे रखा है ना, इस डायग्राम से भी अच्छे समझ सकते हो बेटा, कि जैसे कि आप एक चेन बना लो अपने ह्यूमंस की और ऐसे करके लॉकिंग कर लो, जैसे हैंड टू हैंड लॉक कर रखा है, ऐसे लॉक कर लो। आप इस लॉकिंग को ना इजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो ये एक एग्जांपल है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया, ठीक है बच्चा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को स्टडी करना है यहाँ पे, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। आप लोगों ने पढ़े होंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ स्टेट हम लोग पढ़ते हैं मैटर की। जो मैटर है हमें इन 3 स्टेट्स में प्रोवाइड होता है इस नेचर के अंदर। सॉलिड स्टेट, जिसमें कि पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि आप उन्हें इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपका कोई भी लकड़ी है ना, वुड, कोई भी आयरन, आपके बेंच, आपकी वॉल, वटेवर, ठीक है ना, ये सारे सॉलिड है जिनमें अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रांग होता है। इस अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स, दैट इज वेरी स्ट्रांग। और इस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके सॉलिड्स में स्पेस भी बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, इतना कम कि वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इतना कम स्पेस होता है आपके सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके पार्टिकल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट सॉलिड के रिस्पेक्ट में कम होता है।
क्योंकि जो सॉलिड है वो बह नहीं सकता। अगर आपका कोई सॉलिड पार्टिकल गिर जाए, अगर लकड़ी गिर गई नीचे जमीन पर, तो क्या वो बहना शुरू कर देगी? नहीं, क्योंकि वो सॉलिड है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लूइड भी होते हैं। फ्लूइड मतलब वो बहते भी हैं। बहते क्यों है? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो फ्लूइड यानी कि बहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी वजह से इनके अंदर जो स्पेस है वो भी लार्ज होता है। स्पेस लार्ज होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में, इसीलिए वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, अब गैस की अगर बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें तो बहुत ही लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसमें गैसेस के पार्टिकल्स में, क्योंकि बहुत लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए गैस भी बहती हैं। देखो ना, एयर आप देख सकते हो क्या? नहीं, इट इज इनविजिबल टू अस। ठीक है, बट पोल्यूशन की वजह से हमें दिखती है। जो कि पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं वो एयर नहीं होती है, दैट इज द इम्प्योरिटीज जो सस्पेंडेड हो गई हैं आपके एयर में, मिक्स हो गई हैं एयर में। जो एयर आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है वो हेट्रोजेनस बन गया है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जो कि पॉल्यूशन का एक रूप ले लेता है। ठीक है, तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर बहुत ही लेस होता है, इतना लेस कि दूर दूर पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके भाग रहे होते हैं, बहुत दूर दूर। और इसी वजह से इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज वेरी वेरी लार्ज। आप देख रहे हो ना कितना स्पेस है इनके बीच में। ठीक है, इतना स्पेस है कि आप पूरे के पूरे समाये हुए हो इस एयर के अंदर। ये पूरी की पूरी अर्थ समाई हुई है। अर्थ के अंदर कितने सारे सब्सटेंसेस हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पूरी क्लास है, पूरा स्कूल है, पूरा घर है आपका, सब कुछ उसके अंदर समाया हुआ है। इतना स्पेस है एयर में, बिकॉज इट हैज वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल। ठीक है, और इसी रीजन से गैसेस भी फ्लो करती हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों में से कौन है जो फ्लो कर सकता है? तो लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया बच्चा ये बातें। ठीक है, ये डायग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी यही बता रहा है आपको। देखिए, सॉलिड पार्टिकल्स में वेरी लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी लेस स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स। इन लिक्विड force of attraction is less and large space in between the particles, and in gases very very less force of attraction and very very large space in between the particle। ठीक है, चलिए ये डायग्राम भी बना सकते हो आप एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन थ्रू दिस मेथड ऑल्सो। नाउ अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? ऑब्वियसली ये ह्यूमन ने एक तरह से पॉसिबल किया है। ठीक है, नेचुरल एक्टिविटीज के थ्रू भी हम कर सकते हैं और आर्टिफिशियल एक्टिविटीज के थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे हम टेम्परेचर को और प्रेशर को चेंज करके हम लोग मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे? आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखा, आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखा, जब रखा था तो कौन सी स्टेट थी उसकी? वो लिक्विड स्टेट थी। ठीक है, जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो वो क्या होगा? वो स्टीम बनना स्टार्ट होगा। ये स्टीम क्या है? दिस स्टीम इज अ गैस। कौन सी स्टेट है? गैसियस स्टेट है। इट्स अ वेपर्स, वेपर है ये आपके, दीज आर द वेपर्स। तो आपने स्टेट को चेंज करने की कोशिश की और आप सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, आपने लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। इट्स अ चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, क्या प्रेशर चेंज करके भी हम कर सकते हैं? यस, वी कैन डू इट ऑल्सो। ठीक है, हम लोग प्रेशर को भी चेंज करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे? आपने बहुत सुना होगा फायर एक्सटिंग्विशर, सुना है? फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है? फायर को बुझाना, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है। अब ये क्या है? गैस है। लेकिन जब आपने कभी यूज किया हो फायर एक्सटिंग्विशर को या यूज करते हुए किसी को देखा हो टीवी में, रियल लाइफ में, वेयरएवर, तो उसमें से कभी किसी गैस को निकलते हुए देखा है? तो गैस तो निकलते हुए दिखाई देगी नहीं आपको, बिकॉज इट इज कलरलेस गैस। उसमें से तो एक व्हाइट कलर का जेल निकलता है ना? व्हाइट कलर का जेल यानी कि फॉर्म निकलती है, यही होता है।
जिसे हम कहते हैं एक लिक्विड टाइप का निकलता है जो कि उस फायर को बुझाने के काम आता है। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, गैस किसी लिक्विड में या फोमिंग जेल में कैसे कन्वर्ट हो गई बच्चा, प्रेशर को चेंज करने की वजह से, और टेम्परेचर का भी यहाँ पे रोल है। कैसे, हमने एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ट्रैप किया यानी कि पकड़ा, ठीक है, उसको हमने टेम्परेचर, इस गैस का टेम्परेचर हमने लो किया और प्रेशर को हाई किया। टेम्परेचर को लो क्यों किया बच्चा, आपने सुना होगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो स्पेस है इन बिटवीन द पार्टिकल्स वो इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे तो गैस को पकड़ना है सिलेंडर के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, तो पकड़ना तो मुझे गैस को कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करने के टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। अगर लो नहीं करूंगी तो क्या होगा, गैस तो भागती रहेगी, स्पेस बहुत ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर को लो करोगे, ठंडा करोगे, तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, और ये काम करते समय ही प्रेशर को इंक्रीज कर दो, तो प्रेशर से वो गैस कंप्रेस हो जाएगी आपके सिलेंडर में या किसी भी कंटेनर में जिसमें आप कर रहे हो। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विफाई किया जाता है, इसे हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ठीक है, हम इसे लिक्विफाई करते हैं और लिक्विफाई करके यानी कि लिक्विड की फॉर्म में उसे हम कलेक्ट करते हैं सिलेंडर के अंदर। तो ये था रोल ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ बताता है। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इससे क्या करिए, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दीजिए, वेपोराइजेशन, यानी कि हीट किया, इवेपोरेशन किया। गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, डिपोजिशन बोलते हैं उसे, हमने डिपॉजिट किया गैस को सॉलिड में। अब देखो डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हो उसे आप, यहाँ पे लिक्विड नहीं है, गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड में। इसे डिपोजिशन और सब्लिमेशन भी बोला जाता है, दोनों ही टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं। ठीक है, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करो चाहे गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करो, दोनों को सब्लिमेशन बोलते हैं। बस एक चेंज ये है कि गैस को सॉलिड में जब कन्वर्ट करोगे तो उसी को डिपोजिशन यानी कि डिपॉजिट करना, गैस को मैंने डिपॉजिट कर दिया तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। और जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, इजी है, बचपन से आप इनको पढ़ते आ रहे हो। ठीक है बच्चा, चलिए, सब्लिमेशन का वैसे एक डेफिनेशन एग्जाम में आती है, दैट इज अ चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग द चेंज इन लिक्विड स्टेट, दिस इज नॉन एज सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज इवेपोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इवेपोरेशन क्या होता है, आपने कोई भी कंटेनर में पानी भर के रखा, इवेपोरेशन क्या होता है, आपने कोई भी कंटेनर में पानी भर के रखा, ठीक है, उस पानी को आपने इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, यानी कि आपने ऐसे खुला छोड़ दिया इस पानी को। कुछ घंटों में या कुछ दिनों में आप देखोगे कि पानी ना यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर कम हो गया या बचा ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ, उसका इवेपोरेशन हो गया। इवेपोरेशन होने का क्या मतलब है कि पानी का उड़ जाना, पानी का इवेपोरेट हो जाना। इवेपोरेट होने का मतलब होता है एस्केप हो जाना नेचर के अंदर, यानी कि वो एयर में जाके ये वाटर पार्टिकल्स मिक्स हो गए, दिस इज नॉन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वो मेथड है बच्चा जो नेचुरल एक्टिविटी के थ्रू होता है, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर हमारा कोई रोल होगा तो वो तो इवेपोरेशन नहीं होगा, दैट विल बी बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन, जो ह्यूमंस करते हैं। हम कैसे करेंगे, हम बॉइल करके करेंगे ना, तो बॉइलिंग बोलते हैं या फिर वेपोराइजेशन बोलते हैं, वेपर में कन्वर्ट करना। लेकिन इवेपोरेशन इज अ नेचुरल फिनोमिनन जो अपने आप से होता है। ठीक है बच्चा, इसके 4 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। जैसे अगर आपने इतना बड़ा कंटेनर लिया, पानी भरा, एक छोटा सा कंटेनर लिया, पानी भरा, तो सबसे जल्दी किसका पानी इवेपोरेट होगा, इस वाले कंटेनर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी कि मोर सरफेस एरिया मोर इवेपोरेशन। ठीक है, जगह ज्यादा मिलेगी ना पानी को इवेपोरेट होने के लिए, दैट्स वाई। ठीक है, सेकेंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर।
आपने एक इस वाले सपोज कीजिए दो आपने सेम कंटेनर लिए, एक को रखा आपने सनलाइट में, ठीक है, एक को रखा आपने रूम के अंदर, तो सबसे सबसे जल्दी पानी किसका इवेपोरेट होगा? इस सन वाले का। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हाई था, दैट्स वाई। टेम्परेचर इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे कपड़े सुखाते हो ना आप सर्दी गर्मी में, तो गर्मी में कपड़े सबसे जल्दी सूखते हैं क्योंकि धूप बड़ी अच्छी निकलती है, टेम्परेचर हाई होता है बाहर का। लेकिन सर्दी में वही कपड़े सूखने में बहुत टाइम लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर लो है आपके बाहर के एटमोस्फियर का। ठीक है, थर्ड फैक्टर है आपका विंड स्पीड, यानी कि हवा की स्पीड। ठीक है, एक मौसम है जब हवा बहुत तेज चल रही है, एक मौसम है जब हवा बहुत कम चल रही है। तो कौन से वाले पानी जल्दी इवेपोरेट करेगा? आपका हवा ज्यादा तेज चलने वाला। इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपको कपड़े सुखाने हैं, बाहर हवा नहीं चल रही है, सर्दी का मौसम है, हवा नहीं चल रही बाहर, ना ही धूप है, तो कपड़े सूखेंगे ही नहीं बाहर। तो क्या करते हो आप लोग घर में उन कपड़ों को सुखाते हो, ठीक है, फैन चला के। यही करते हो। फैन क्यों चलाया आपने? ताकि विंड स्पीड की वजह से, यानी कि हवा की वजह से ये वाले कपड़े आपके सूख जाएं। तो विंड स्पीड इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इवेपोरेशन है क्या? आपको कपड़ों में से पानी के पार्टिकल्स को निकालना है, वही तो है इवेपोरेशन। तो बस हम विंड स्पीड को इंक्रीज करके या टेम्परेचर को इंक्रीज करके या सरफेस एरिया को इंक्रीज करके हम इवेपोरेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कपड़े भी फैला के सुखाते हो ना बाहर, ऐसे तो नहीं है ना कि बस ऐसे ही पकड़े और डाल दिए वायर पे, तो सूखेंगे ही नहीं, अंदर का जो हिस्सा होगा वो गीला रह जाएगा। तो सरफेस एरिया बड़ा करना पड़ेगा, कपड़ों को फैला के सुखाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट जो फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर, वो है आपकी ह्यूमिडिटी। इसका क्या मतलब होता है? द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर। एयर में कितना मॉइस्चर है उसे ह्यूमिडिटी बोला जाता है। ठीक है, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। क्यों? इवेपोरेशन का मतलब ही है पानी के पार्टिकल को उड़ाना, कम करना। लेकिन ह्यूमिडिटी में तो पानी के पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर के अंदर, तो इवेपोरेशन बहुत कम होगा या होगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन बहुत कम होगा। तो ये इसका इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, समझ में आया? जैसे सर्दियों की बात है ना, सर्दियों में क्या होता है, एयर में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तभी तो कपड़े नहीं सूखते आसानी से। ठीक है बच्चा, चलिए ये आपको समझ में आ गया। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके इस टॉपिक से, ये कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं आपसे, और इन सभी का आंसर है इवेपोरेशन। इन सभी का आंसर है इवेपोरेशन। ठीक है, जैसे कि पूछ रहे हैं आपसे कि डेजर्ट कूलर ही ठंडा क्यों रखता है हॉट ड्राई डे में। अगर आपने पानी नहीं भरा है कूलर में तो ऑब्वियसली वो ठंडा नहीं रखेगा। ऐसा क्यों? आप फील भी करते हो नेचुरली, अगर कूलर में पानी भरा हुआ है तो आपको ठंडक महसूस होती है कूलर के सामने बैठने से, लेकिन वहीं पे अगर पानी नहीं है तो गर्म हवा लगती है, आपको हॉटनेस का फीलिंग आता है, आपको ठंडा फील नहीं होता, आपको गर्मी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? जो हॉट डेजर्ट कूलर्स होते हैं, जब उनमें पानी भरा जाता है तो क्या होता है, पानी के पार्टिकल्स विंड की हेल्प से, जो पंखे हैं ना वहां पे, जो उसका वहां पे जो फैन लगाया हुआ है अंदर, उसकी हेल्प से पानी के पार्टिकल आपके यहाँ पे सामने की तरफ स्प्रिंकल होते हैं। ठीक है, अब जब स्प्रिंकल होंगे तो क्या होगा, जो वहां पे जो एयर होगी, जो हॉट एयर होगी, वो लाइट इन वेट होती है, तो वो एयर में उड़ेगी, ऊपर की तरफ उड़ेगी। अब जब हॉट एयर ऊपर जा रही है और पानी के पार्टिकल उसकी जगह ले रहे हैं, तो वहां की जो एयर है आसपास की वो ठंडी हो जाएगी। इस वजह से इवेपोरेशन हेल्प करता है। दिस इज नॉन एज इवेपोरेशन। ठीक है, आपने बहुत देखा होगा कि पहले कि जो लोग घरों के सामने अपने बाहर पानी स्प्रिंकल करते थे, जमीन पर करते थे। रीजन क्या था स्प्रिंकल करने का? कि जिस एरिया में पानी को स्प्रिंकल किया गया है ना, उस एरिया में जो गर्म हवा थी वो तो अब हवा ऊपर उड़ गई, और पानी डालने से क्या हुआ, हवा ऊपर उड़ गई और वहां की जगह ने किसकी जगह ले ली? वहां की जो एयर थी उसकी जगह किसने ले ली? वहां की जो एयर थी उसकी जगह ठंडी हवा ने ले ली। ठीक है, तो इस तरह से आपको वहां पर ठंडक का महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है, ठंडक का एहसास होता है। तो इन्हीं सभी रीजन से हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन की हेल्प से हम लोग ठंडा रखते हैं अपने आसपास। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछते हैं कि अर्थन पोर्ट जो मटका है, गर्मी में मटका यूज करते हो, ठंडा पानी रखता है आपका, क्यों? इवेपोरेशन की वजह से। ठीक है, एसीटोन है या पेट्रोल है, परफ्यूम है, उसे अपने पाम यानी कि हथेली पे रखिए, ठंडा फील होगा, क्यों? इवेपोरेशन की वजह से। ठीक है, आप जो हॉट टी, आपने पहले देखा होगा कि
पहले चाय के कप के साथ साथ एक सॉसर आता था, ऐसे प्लेट आती थी, तो लोग इसमें चाय यहाँ पे करके पीते थे। क्यों? सरफेस एरिया ज्यादा हो गया ना, इवेपोरेशन इज मोर, दैट्स वाई। ठीक है। गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको ठंडक का एहसास होता है, इवेपोरेशन होता है, हॉटनेस का, हॉट एयर का इवेपोरेशन होता है। ठीक है। तो ये सारे रीजंस यानी कि सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपके क्या है? दैट इज इवेपोरेशन। आया समझ में बच्चा? ठीक है। तो ये चैप्टर का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है। आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा बच्चा। ओके।